सही है। चलो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी ये सेशन ना, जिस जो थोड़ा मिस कर देगा लेट आए ना, वो फिर ही कैन वॉच फ्रॉम दी यूट्यूब माई चैनल। तो देखो, इन लास्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मशीन लर्निंग पढ़ी थी ना। हाँ, क्लास सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एक टेक्निक पढ़ी थी, डिसीजन ट्री। उसमें basically what we do in the last lab, that we provide the whole data set in the machine learning algorithm, or you can say classifier. हमारा क्लासिफायर कौन कौन सा था उस वक्त लैब 12 में? कैन एनीबडी गिव मी द आंसर? हम्म क्लासिफायर हमारा क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये लैब का फ़ायदा क्या है? तो सिर्फ ज़रूरी है कि तुम यू हैव टू स्टडी जस्ट फॉर द एग्जाम्स? हाँ, ये उसी का ही है, कंटिन्यू, जो पिछली लैब थी ना, लैब 12। हाँ, ये उसी का ही है। हम्म क्लस्टर तो लैब 11 थी ना। लैब 12 मैंने पढ़ाई थी। मैं ये पूछ रहा था कि व्हाट विच क्लासिफायर वी यूज्ड इन लैब 12। मशीन लर्निंग का क्लासिफायर कौन सा यूज़ करा था हमने, इसके बेहाफ पे हमारा वी बिल्ड द मॉडल ऑफ मशीन लर्निंग इन द लैब 12? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट क्लासिफायर? आई वांट टू नो। एनीबडी कैन गिव मी द आंसर? नहीं नहीं नहीं, सुपरवाइज तो लैब ही थी। द लैब वाज लैब 12, नेम वाज सुपरवाइज, बट आई एम आस्किंग विच टेक्निक we build, or which model we build by using which technique of the supervised learning model. देखो, सुपरवाइज के अंदर दो टेक्निक पढ़ी थी ना हमने, एक क्लासिफायर और एक क्लासिफिकेशन और एक रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन थी और एक क्लासिफिकेशन थी। सो विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्निक we learned in the last lab, and we constructed the model on the basis of that classifier. I want to know that the technique of that classifier, or the type of the classifier we used. यार, इतना आसान है, तुमने मैंने लेक्चर में भी पढ़ाया था वो। कौन सा था? एल्गोरिथम हमने कौन सा पढ़ा था लैब 12 में और लास्ट लेक्चर में, जिसपे? हाँ, जीनी तो उसकी, उस एल्गोरिथम की एक टेक्निक वो है, क्या कहते हैं कैलकुलेशन, जिसके ब्याज पे वो स्प्लिट कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन उस एल्गोरिथम, वो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कौन सा था? टेक्निक कौन सी थी वो क्लासिफिकेशन की टेक्निक की टाइप कौन सी थी? हाँ, डिसीजन ट्री था। सही है। हमने यहाँ देखो ना, यहाँ क्या इंपोर्ट करवा रहे हैं, कौन सा क्लासिफायर इंपोर्ट करवा रहे हैं? डिसीजन ट्री क्लासिफायर। आया या? देखो, हमने इन द लास्ट लैब वी लर्न हाउ टू import the classifier data, and then how to separate the data, the features and the output variable. फीचर्स हमारे कौन से थे पिछली क्लास में?
जाहिर सी बात है हमारे पास ये 3 कॉलम्स थी, तो हमारा फीचर कौन सा था? नहीं नहीं, फीचर्स के नेम कौन कौन से थे? एक एज और एक जेंडर। सही है। तो हम उस फीचर को किस में वेरिएबल में रखते हैं? एक्स में। एक्स कंटेन, याद रखना, एक्स में हमेशा फीचर्स आएंगे जिसके बिहाफ पे आपका मॉडल ट्रेन होगा, और किस बेस पे वो ट्रेन होगा, किसको देखते हो बेस ट्रेन होगा, वो आपका आउटपुट वेरिएबल होगा। और उस आउटपुट वेरिएबल को आप या क्लास वेरिएबल को क्या बोलते हो आप? या लेबल्ड वेरिएबल, इसको आप क्या बोलते हो? आउटपुट को मतलब क्या बोलते हो? क्लास वेरिएबल या लेबल्ड वेरिएबल इसको बोलते हो। इसके ऊपर डिसीजन मेक होगा जो हमारा था जॉनरा, और उसको हम रखते हैं वाई में। और वाई हमेशा, ये कन्वेंशन कि वाई जो है हम लोग किस में रखते हैं? स्मॉल में। जिसमें फीचर होते हैं हम उसको एक्स में रखते हैं और एक्स कैपिटल से डिनोट करते हैं, और वाई को स्मॉल से। इसमें कोई वो नहीं है कि आप दोनों कैपिटल रख लो या दोनों स्मॉल रख लो, लेकिन एक जो पाइथन में जब भी आप कोडिंग देखोगे ना, मशीन लर्निंग, तो एक तरीके से कन्वेंशन यूज होता है, वरना इसमें देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू यूज एनी लोअर और अपर केस वेरिएबल्स। फिर हमने क्या करा कि हमने इंपोर्ट करवाया स्पेसिफिक मशीन लर्निंग क्लासिफायर दैट इज नोन एज डिसीजन ट्री। उसके बाद फिर हमने उसको क्या करा, उस मॉडल को फिट करा। फिट कैसे करा? जाहिर सी बात है कि हमने उसमें फीचर्स दिए। फीचर्स एक्स में थे, हमारे फीचर्स कौन से थे? एज और जेंडर। और दूसरा क्या था हमारा? वाई वेरिएबल हमारा क्या था? आउटपुट, जिसके ब्याज पे वो ट्रेन होगा, जिसके ब्याज पे फीचर जो हैं इसको देखते हुए ट्रेन होंगे। तो हमने होल डेटा सेट इनपुट कर दिया था। जो पिछली लैब थी, हमने जैसे अगर हमारे पास जितना भी डेटा है, फॉर एग्जाम्पल 50 है, 60 है, समझ लो कि हमारे पास 100% हमने डेटा मशीन को दे दिया लर्न करवाने के लिए। फिर हमने उसको टेस्ट कैसे करा? हमने वो वाले वेरिएबल्स लिए, या वो वाले हमने डेटा सेट लिया जो उसमें नहीं मौजूद था, उस डेटा सेट में या उस हमारी फाइल में। तो ये हमारा इतना सा था, एक छोटा सा। ये क्या है हमारा? टेस्ट केस या टेस्टिंग डेटा। लेकिन आज हम क्या करेंगे, उसी डेटा सेट को हम डिवाइड कर देंगे ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। आज हम ये करेंगे कि उसी डेटा सेट को हम ट्रेनिंग और टेस्ट में डिवाइड कर देंगे। हम खुद यहाँ से प्रोवाइड नहीं करेंगे डेटा कोई भी। तो ये जो है हमारी आज की लैब होगी। सही है। सो शुरू करते हैं आज की लैब। बस देखो, पूरी लैब वैसे ही है जैसे हमने पिछली लैब करी थी, बस थोड़ा सा अब क्या फ़र्क आएगा जब आप पूरा डेटा चेंज कर रहे हो या चेंज करते वक्त ना। अब देखो, मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, W3 स्कूल डिसीजन ट्री। मैं यहाँ पर तुम्हें शेयर करा देता हूँ, 1 मिनट। शेयर हो गई ये वाली W3 वाली? हाँ सही है। अब देखो, मुझे जो है ना ये वाला टेबल रीड करना है। अब मैं ये टेबल रीड कैसे करूँगा? ये तो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। या तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसको कॉपी करूँ और एक्सेल में पेस्ट कर दूँ, या 1 बाय 1 टाइप करूँ, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर पांडा जो है आपको एक और मोर फंक्शनैलिटी या पावर देता है आपको, और बेनिफिट देता है एज अ डेटा स्क्रैपिंग की, कि ये ऑनलाइन आपका टेबल रीड भी कर सकता है, ये पूरा HTML का पेज रीड कर जाएगा। तो अब मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगा, इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी। इम्पोर्ट करा लिया। अब मैं यहाँ लिखूँगा DF। अब मैं DF मतलब डेटा फ्रेम PD.read_HTML। अगर तुम भूल जाओगे इसमें क्या करना है, तुम्हें डॉट लगाने के बाद टैब दबा देना। तुम्हें याद नहीं आ रहा कि रीड था क्या स्पेलिंग थी, या पूरा याद नहीं आ रहा, तो ये लिख लेना, PD. आजा भाई टैब। हाँ ये देखो आ गया। अब इसमें मुझे रीड एच टी एम एल
अच्छा तुम्हारी, मुझे ये वाली स्क्रीन शेयर करानी है, सही है। अब मैं यहाँ लिखना शुरू कर दिया, import pandas spd, और यहाँ पर क्या है, pd.reach.html। अब मैं इसमें क्या दूंगा, उसका यूआरएल जो उस वेबसाइट का था। मैंने यहाँ वेबसाइट का यूआरएल दे दिया और बस। और मैंने इसको क्या करा, रन करा दिया, और df डॉट, मैं फिर रन करा कर देखता हूँ यहाँ पर ना। अब देखो ये अभी बिजी कर रहा है, एक मिनट, अभी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा है, फिर चल जाएगा ये। तो ये क्या करेगा, जितना तुम्हारे इसमें जो HTML का कंटेंट है ना, ये सारा उठा कर ले आएगा यहाँ से, ये जो आपने इसको यूआरएल प्रोवाइड करा है। अब देखो ये आ गया इसका, लकीली इसने सिर्फ यही उठाया है, तो चलो हमारा अभी तो हो गया जिस जो हमें काम करना था। अगर आप इसको ज़ीरो करो तो ज़ीरो में क्या आ रहा है, ये पूरा पांडा में आ रहा है, मतलब ज़ीरो इंडेक्स पे। लेकिन देखो इसने अभी गड़बड़ कर दी, हमारा जो pd.read.html है, अगर मैं तुम्हें वो वेबसाइट दिखाऊं फिर से और इसका शेयर टैप कर दूं, तो ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कॉलम्स नेम शो नहीं कर रहा, कॉलम्स नेम वो एज रिकॉर्ड में शो कर रहा है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 शो कर रहा है, सही है। यहाँ पर ये इसको एज रिकॉर्ड शो कर रहा है, और यहाँ पर कॉलम नेम 0 1 2 3 4 दिखा रहा है। अगर तुम्हें कभी ऐसे गड़बड़ आ जाए तो क्या करोगे, हेडर इक्वल टू लिख दो, जो भी हेडर की पोजीशन है, कौन सा तुम्हें वाला हेडर बनाना है, तुम्हें ये वाले इंडेक्स को हेडर बनाना है तो ये वाला बन जाएगा। इसकी पोजीशन क्या है, 0 पर है, इसको करोगे 0, और मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ यही वाली चीज़, इसको असाइन के df डॉट, ताकि मुझे बार बार 0 ना लिखना पड़े। और फिर मैं यहाँ पर ये करवा दूंगा, मैंने करा इसको रन, और यहाँ पर रन कर दिया, बन गई। अब हमारी डेटा प्रिपेयर हो गया। ये सही है, एज, एक्सपीरियंस, रैंक, नेशनलिटी, गो, सही है। अब हमारे पास ये कुछ फीचर्स हैं, और ये क्या है, अब फॉर एग्जांपल के मैं किसके बिहाफ पे फीचर्स कौन कौन से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, एज, एक्सपीरियंस, रैंक और नेशनलिटी, क्या करूँगा मैं, ये मेरे फीचर्स हो जाएंगे, और ये मेरा क्लास लेबल्ड वेरिएबल होगा जिसके बिहाफ पे आउटपुट जनरेट होगा। तो अब मैं यहाँ से, अब हमारा मॉडल बनना वही वही वाली सारे पार्ट्स हमारे शुरू हो जाएंगे, कि हम इसको डेटा को कैसे सेपरेट करते हैं, और फिर इसमें किस तरीके से डेटा करेंगे। अब आ जाओ इसमें। अब मैंने यहाँ पर लिखना शुरू करा कि देखो, अगर तुम अभी डेटा को ट्रेन कराओगे ना तो ये एक एरर भी देगा। ये एरर इसलिए देगा कि ज़्यादातर जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में जो फीचर्स आप डालोगे ना, उसको आप कैसे डालोगे, ऐसा इसको आप नंबर में चेंज कर देना। जैसे ये आ रहा है ना, यूके, यूएसए, एन, एन मतलब ना यूके का है ना यूएसए का है, बस इसको ये समझ लो। तो मशीन या आपके जितने भी मैथमेटिकल मॉडल है ना, वो स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ को नहीं समझते, वो किसको समझते हैं, आपके नंबर्स को। तो आप इसको नंबर्स में चेंज कर दो, जाहिर सी बात है, अगर जिधर उसको यूके मिले उसको आप 0 असाइन कर दो, जिधर यूएसए तो असाइन यूएसए टू वैल्यू 1, और इफ फाइंड एन सो असाइन इट टू 3। अब हमें ये करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग, पहले अभी हम डेटा को बना रहे हैं, उसका शेप फॉर्म करेंगे। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा df, अब मुझे कौन से कॉलम पे हिट करना है, हाँ इसमें जो है मुझे इसको नंबर में चेंज करना है, डॉट नेशनलिटी रिप्लेस लिखूँगा। अब उसको मैं बताऊँगा कौन कौन सी वैल्यूज, अगर मैं उसको बता रहा हूँ कि अगर उसको मिले यूके, तो ये की वैल्यू पेयर है, सिंपली ये क्या कर देगा, यूके को उसकी दूसरी वैल्यू से चेंज कर देगा, कि यूके को ये 0 असाइन कर देगा, यूएस से मिलेगा तो ये क्या असाइन कर देगा, 1, फिर ये अगर उसको एन मिला तो ये असाइन कर देगा 2। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो इस वेरिएबल में जाके डायरेक्ट सेव हो जाए, डायरेक्ट मुझे ये ना करना पड़े, सही है। तो इन प्लेस इक्वल टू
ट्रू कर दिया मैं, ताकि डायरेक्ट फ़ौरन ही फ़ौरन सेफ चेंजेस हो जाएं, वरना वो सेफ चेंजेस नहीं होंगी। ये मैंने करा। और अच्छा सॉरी, यहाँ पर आएगा टू। सही है, ये चेंजेस हो गई। अगर हम अब फिर से देखें इसको, डेटा को, तो देखो हो गया ये चेंज, 0 1 2। सही है, ये हमारा चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ तक तो मिशन हो गया। अब अभी अगर चाहो तो तुम इसको भी चेंज कर सकते हो, तुम अपने आउटपुट वेरिएबल को, नो को तुम 0 दे दो, 1 को तुम यस को 1 कर दो, बिल्कुल ऐसे ही करोगे। तो ये तो अभी हमारी चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, अपने डेटा सेट को स्प्लिट करना है। इसमें ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट, पिछली लैब में हमने करा था उसको स्प्लिट इन, हमने बल्कि स्प्लिट ही नहीं करा था, हमने डायरेक्ट डेटा पूरा पूरा मॉडल में ट्रेन करवा दिया था 100%। अब हमें ऐसा नहीं करना, हमें कुछ उसमें करना है कि हमारे पास जो डेटा है उसी में से हम उसको ट्रेन करवाएंगे और उसी में से हम उसको क्या करवाएंगे, व्हाट वी विल डू, टेस्ट करेंगे। तो हम ये करेंगे अब, फ्रॉम एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट। सही है, इंपोर्ट करवाओगे। इंपोर्ट की क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए मैंने भी कल तुम लोगों की ये बैठ के वो बना रहा था हमारी लैब। तो एक दफ़ा बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ही लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करानी है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कराने के लिए। तो मैंने ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करवा दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, तुम लोगों के लिए आसानी के लिए मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ फीचर्स के नाम से, फिर उसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा। अब मुझे उसमें कौन कौन से चाहिए वेरिएबल्स, सारे ही चाहिए सिवाय जो हमारा डिसीजन वेरिएबल होगा वो नहीं चाहिए होगा, और वो हमारा कौन सा है, गो। ये हो गया, ये इसमें आ गया। अब फिर हम इसको एक्स में फीचर्स में डाल देंगे जो फीचर्स में आए थे, और फिर हम वाई में क्या रखेंगे, हमारा क्लास लेबल जो हमने छोड़ा है, जाहिर सी बात है, जो होगा हमारा गो। सही है, फिर हम क्या करेंगे, इसको ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट में बताना शुरू कर देंगे, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, फिर ये वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट, ये तो यही नाम आएगा, और एक्स कॉमा वाई टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल टू 0.2। देखो ये क्या कर रहा है कि ये एक्स टेस्ट किधर से लेगा, ये आपने पूरा होल डेटा सेट दे दिया। ये होल डेटा सेट है, उसमें सारे फीचर्स हैं, जितना भी रिकॉर्ड था, चाहे 30 है 60 है जितना भी, और उसके 60 डिसीजन क्लास वेरिएबल्स हैं, ये क्लास वेरिएबल जो तुम्हारा है क्लास लेबल। सही है, अब तुम उसको बता रहे हो कि इसको डिवाइड करो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, और तुमने यहाँ साइज बता दिया कि जो टेस्टिंग का साइज होगा वो 20% होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो तुमने अगर 20% रख दिया, तो 100 में से 80% जाएगा आपके पास, या 80 रिकॉर्ड्स जाएंगे आपके पास ट्रेनिंग के लिए, और टेस्टिंग के लिए 20% जाएंगे, या 20 रिकॉर्ड्स जाएंगे। तो ट्रेन में क्या होगा, सारे एक्स फीचर्स होंगे जो हमने 4 सेलेक्ट करे हुए फीचर्स, एज एक्सपीरियंस रैंक और नेशनलिटी में 80% डेटा इसमें आएगा, और 20 और जो है तुम्हारा 20% जो है एक्स टेस्ट में होगा। ये टेस्टिंग में जो है, जो रेस्ट ऑफ दी डेटा होगा आपका वो टेस्ट में आएगा। फिर वाई ट्रेन में 80% जो है क्लास लेबल्ड होंगे, और जो रेस्ट जो 20% बचेंगे वो वाई टेस्ट में जाएंगे। इसके बेहाफ पर हम टेस्टिंग करेंगे बाद में मॉडल को, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पर। ये हमने कर दिया, ये हमारा हो गया गुड। अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि मॉडल को इंपोर्ट कराएंगे। हमारा मॉडल का नाम क्या था, याद है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर था ना। अब वो कहाँ से इंपोर्ट होएगा, फ्रॉम sklearn.tree import decision tree classifier।
ये कर दोगे। फिर मॉडल एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैं इसको सेव करा दूंगा। और फिर अब मैं मॉडल में फिट कराऊंगा। कौन सा डेटा फिट कराने जा रहा हूँ? एक्स अंडर स्कोर ट्रेन, जो ट्रेनिंग के लिए मैंने स्प्लिट करा है, और वाई अंडर स्कोर ट्रेन। सही है। वाई में जो है आपके क्लास लेबल्ड हैं, एक्स में जो है आपके फीचर्स हैं। ये कराऊंगा और फिर ये हो गया हमारा ट्रेन। अब मैं अगर इसकी प्रिडिक्शंस मालूम करनी है तो मैं प्रिडिक्शन किस पे मालूम करूँगा? अब हम यहाँ पर वो वाला काम नहीं करेंगे जैसे मैं हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। मैं दिखाता हूँ पुरानी लैब्स में, जो हम यहाँ पर हम तो अपनी तरफ से डेटा दे रहे थे ना। नहीं, जो हमने अब स्प्लिटिंग कंडीशन दी है ना, अब हम वही वाला डेटा देंगे यहाँ पर। सही है। यहाँ पर अब कौन से वेरिएबल्स देंगे? एक्स अंडर स्कोर टेस्ट वेरिएबल देंगे। और फिर एंड में हम प्रिडिक्शन चेक कर लेंगे कि क्या प्रिडिक्शन दे रहा है। तो ये बता रहा है नो, यस और नो। नो यस नो किसके बिहाफ पे बता रहा है ये? हाँ, नो यस किसके बिहाफ पे बता रहा है? जो तुम्हारे पास एक्स का टेस्ट डेटा है, और एक्स का टेस्ट डेटा क्या है वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। एक्स टेस्ट डेटा है तुम्हारा ये। सही है। सही। एक मिनट यार, ज़रा फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो आवाज़ आ रही है ना तुम लोगों को मेरी? सही है, सही है। देखो, ये जो है ये एक्स टेस्ट है, और ये जो मशीन ने प्रिडिक्ट करा है वो ये है। अगर तुम्हें इसकी एक्चुअल प्रिडिक्शन देखनी है, इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ क्या थी वो भी मैं देख लो। वाई अंडर स्कोर टेस्ट, ये इसकी एक्चुअल थी असल में। इसको चलो दूसरी लाइन में लिख देता हूँ। सही है। तो नो यस नो, ये इसकी एक्चुअल प्रिडिक्शन है जो उस डेटा सेट की थी, जो उसमें लिखी हुई थी। ये मशीन ने प्रिडिक्ट करा है, उसको नहीं पता। तभी तो हमने वाई थोड़ी दिया उसको प्रिडिक्शन के वक्त, वरना उसको पता चल जाता कि की क्या है। भाई जाहिर सी बात है कि तुम एग्जाम में हम लोग आपको क्या क्वेश्चंस देते हैं ना, आंसर थोड़ी बताते हैं। आंसर तो आपको लिखना होता है। तो ऐसे ही हमने सिर्फ उसको क्वेश्चंस दिया है कि ये हमारा क्वेश्चन है पूरा, ये तो इसके ब्याह पे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये रियल जो आंसर था वो ये था, जो की थी। फॉर एग्जांपल ये की थी, लेकिन उसने 100 में से 100% एक्यूरेट कर दिया है। अच्छा, अब तुम्हें ये तो हमारा ट्रेन हो गया, मॉडल सब कुछ हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि तुम्हें अब एक्यूरेसी चेक करनी है अगर मॉडल की। तो कैसे करोगे कि कितना परसेंट आपका मॉडल एक्यूरेट है इस डेटा पर? तो क्या करोगे? फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, ये कर दूंगा यार। एक मिनट जरा होल्ड। अच्छा, ये क्या बताता है कि ये एक्यूरेसी बताता है कि आपके जो मॉडल ने है कितनी परसेंट एक्यूरेसी स्कोर करी है। जाहिर सी बात है ये 0 से लेकर 1 में बताता है। 0 मतलब 0%, 1 मतलब 100% एक्यूरेसी है। तो मैं करूँगा एक्यूरेसी स्कोर, और यहाँ पर तुम अब वो एक्चुअल डेटा दोगे, वाई अंडर स्कोर टेस्ट दोगे। अब यहाँ पर तुम वो की प्रोवाइड करोगे। जाहिर सी बात है आंसर की प्रोवाइड करोगे और वो प्रिडिक्शंस प्रोवाइड करोगे। तो अब वो उसके बेहाफ पे रिलेशन बनाएगा और फिर बताएगा कि मैंने तुम्हारे एल्गोरिथम ने कितना परसेंट करा हुआ है। तो 1.0 बोल रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये 100% अभी ऑन द बेसिस ऑफ की के बेहाफ पे इसने बता दिया कि 100% मॉडल ट्रेंड हुआ हुआ है। अच्छा, एक और होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये एक और तरीका होता है इसको देखने का। इसी को इन मोर डिटेल्ड व्यू एस्केलेंट मैट्रिक्स, और यहाँ पर तुम लिख लो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कन्फ्यूजन। ये करोगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है यस का उसने 100% स्कोर दिया, और वाई का भी। अब ये डिवाइड करके बता रहा है। यहाँ तो ये ओवरऑल बता रहा था, अभी डिवाइड करके बता रहा है कि 100% नो पे तो 100% है, यस पे भी 100% है। ऐसे ही तुम उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखना चाहो तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, वो ये करेगा तुम्हारा
ये जो तुम्हारे डायगोनल में है मतलब ये एक्यूरेटली क्लासिफाई करें, और ये जो इसमें है इसका मतलब ये एक्यूरेटली क्लासिफाई नहीं है। इसका सिंपली मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है। और ये हो गया और ये हो गया। सही है। वन मतलब कि ये नो को, उसमें नो एक ही था, जैसे यहाँ था ना नो एक, और दो ये इस पर। अगर यहाँ ये जो दूसरी साइड है डायगोनल के यहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर इसने एरर थ्रो करना शुरू करा है। अगर तुम ऊपर जाओ और फिर से इस पूरे उसको प्रोसेस को फिर से परफॉर्म करो ना, मतलब यहाँ से फिर से इसको लर्न करवा दो, यहाँ से इसको फिर से टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करो और लर्न करवाओ। अब देखो, देखो इसमें अब यहाँ पर टेस्ट चेंज हो गया, ये हमेशा रैंडम चेंज करता रहेगा डेटा। अब देखो कि इसका स्कोर कितना आया, देखो अब इसकी स्कोर की एक्यूरेसी गिर गई, 0.66 हो गया, मतलब 66% हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ कहाँ पे ये इसकी एक्यूरेसी, इसका मतलब ये बता रहा है कि येस पे तो वो कर ही नहीं रहे, तो येस का तो स्कोर ही उसने गिरा दिया, येस पे वो फेल हो गया, 0% प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा। यहाँ पर हम देखते हैं तो देखो नो पे उसने दो क्लासिफाई कर लिए एक्यूरेट, और येस पे तो कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पर येस पे इसने मिस क्लासिफिकेशन कर दी, मतलब यहाँ पे ये एरर जनरेट कर रहा है। यहाँ पर ये तुम्हारा मॉडल हल्का हो गया इस डेटा। तो ये हो गया तुम्हारा। और ये क्या करते हैं, सिंपली मॉडल की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं ये पैरामीटर्स, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सही है। अच्छा, चलो क्या कहते हैं, हम फिर से एक दफ़ा करते हैं और फिर से अच्छे स्कोर पे हम इसको ट्रेन करवाते हैं वापस। 100 पे हो गया भाई, सही है। सही है। अब देखो तुमको अगर कल को फिर से मॉडल यूज़ करना हो तो तुम क्या यही करते रहोगे, बार बार ट्रेन कराओगे और उसको यूज़ करोगे, बार बार उसको डेटा को प्रिपेयर करोगे और यही सारी चीज़ है, मॉडल में डेटा पास कराते रहोगे। भाई अभी तो हमारे पास डेटा बहुत छोटा था ना, डेटा सेट। कल को अगर तुम्हारे पास मिलियंस और थाउजेंड्स और मिलियंस रिकॉर्ड होंगे तो मॉडल ट्रेन होने में बहुत टाइम लगता है, कि घंटे, 2-2 घंटे भी लगते हैं या इससे भी ज़्यादा देर लगती है। तो फिर आप क्या करते हो, एक दफ़ा जब आपका मॉडल ट्रेन हो गया तो आप उसको सेव करा देते हो उस मॉडल को। फिर जब भी आपको उसको यूज़ करना हो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, फॉर प्रिडिक्शंस के लिए, सिंपली उस मॉडल को अपलोड कराओ और प्रिडिक्शंस लेना शुरू कर दो। तो उसके लिए क्या कमांड होती है वो मैं बता दूं, बहुत सिंपल है, इंपोर्ट कराओगे पिक्केल। सही है। हो सकता है कि ये पिक्केल फाइल जो है ना तुम लोगों के उसमें नहीं हो, एनाकोंडा में। तो क्या करोगे, यहाँ पर तुम एनाकोंडा खोलोगे। मैं अभी ज़रा इंटायर स्क्रीन ज़रा शेयर कर दूं, पहले तुम लोगों को दिखा दूं। हाँ, इंटायर स्क्रीन। और यहाँ लिखोगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे एनाकोंडा, ये वाला आएगा एनाकोंडा, यहाँ पर लिख लेना। अगर इंस्टॉल नहीं है तो एरर देगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर ना। अगर ये इंपोर्ट पिक्किल कराओगे ना तो ये एरर दे देगा तुम्हें सिंपल। तो फिर यहाँ क्या करोगे, तुम एनाकोंडा में जाओगे, पिप इंस्टॉल और पिक्किल लिख देना। तो ये जब इंस्टॉल कर देगा तो फिर तुम यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हो गई। सही है। अब आ जाओ, क्या कहते हैं, इधर। ये हो गया तुम्हारा पिक्किल, और फिर यहाँ लगाओगे विद ओपन। अब जो भी तुम्हें नाम रखना है वो लिख देना, ऐसे लिख दो कॉमेडी ट्रेंड, जो भी लिखना है। फिर ये डब्ल्यू मतलब राइट एक्सेस दे रहे हो, एस मतलब एफ मीन्स फाइल, और ये पिक्किल डॉट डम मतलब ये सेव कर देगा इसको। और यहाँ मॉडल तुम्हारा आ जाएगा, मॉडल और एफ। यहाँ पे मॉडल कौन सा है, ये तुम्हारा ये वेरिएबल था, ये रहा, ये जो तुमने क्लासिफायर बिल्ड करा हुआ ये आ जाएगा, और एफ इस फाइल में सेव कर देगा। मैं इसको रन करूँगा सिंपल, और मॉडल हैज़ नो डंप है। सही है, ये सेव हो जाएगा। और अगर मैं जाऊँ अपने फाइल्स में,
इधर मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करा हुआ है, वहीं पे सेव होगा आपका, जहाँ पे आपने ये बनाया हुआ है। तो अगर मैं देखूँ, देखो ये हो गया, कॉमेडी डॉट ट्रेन के नाम से मेरी ये फाइल पिकल सेव हो गई। सही है। और अब तुम्हें फॉर एग्जांपल इसको क्या करना है, लेटर ऑन इसी को ही तुम्हें, अब ये सेव तो हो गई, अब तुम्हें लोड करानी है। फॉर लोडिंग के लिए, लोडिंग दी मॉडल, ट्रेन मॉडल, ट्रेन मॉडल क्या करोगे तुम, लोडिंग ट्रेन मॉडल कराने के लिए विथ ओपन वही कराओगे सारा, उसका ही नाम दोगे। तो मैं ये तो यहाँ से कॉपी कर लूँ। अब तुम इसको राइट एक्सेस नहीं दोगे, राइट सी बात है, लोड करा रहे हो तो रीड एक्सेस दोगे। और यहाँ क्या करा दोगे, सिंपल कोई वेरिएबल में सेव करा देना। मैं मॉडल ही ले लेता हूँ, इसलिए मॉडल ही है हमारा, डॉट लोड और एफ का नाम दे दोगे तो ये लोड हो जाएगा। सिंपल। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, वही डेटा सेट को जो है हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करवाने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो देखो वो शुरू हो गया प्रेडिक्शन करना। सही है। चाहो तो तुम अपनी तरफ से भी डेटा सेट दे सकते हो, जैसे हमने पिछली क्लास में नहीं दिया था वैसे ही दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ दे देते हैं 39 और 8 और फिर 5 और फिर यहाँ पर 1। देखते हैं इसका क्या प्रेडिक्ट करता है। ये नो कर रहा है। 39 मतलब एज है, और फिर 8 क्या है तुम्हारा, एक्सपीरियंस 1, और फिर ये रैंक, और ये नेशनलिटी 1 मतलब यूएसए। तो वो नो कर रहा है, मतलब कि वो बंदा वहाँ नहीं गया था देखने ये शो, ये बता रहा है वो। सही है। तो हमें बस बेनिफिट क्या है, एक दफ़ा मॉडल ट्रेन हो गया, हम उसको सिंपल लोड करवा देंगे। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, ये पिकल फाइल कल को आप वेब या अपने वेब सर्वर पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, और अपने मशीन लर्निंग का डायरेक्ट मॉडल को जो है अपने वेबसाइट से लिंक करा सकते हो, कि जो पैरामीटर्स आपके फॉर्म से आए आप डायरेक्ट उसमें भेज दो, और फिर वो डायरेक्ट ही इन दी क्या कहते हैं, फ़ौरन रिस्पॉन्स दे देगा वो आउटपुट, और आउटपुट वापस अपने वेब एप्लीकेशन पे शो करा दो। तो ये बेनिफिट होता है पिकल फाइल जनरेट करने का और सेव कराने का, ताकि हम मॉडल को बार बार सेव ना करें। देखो आज की जो लैब है ना तुम लोगों की, वो बिल्कुल इसी पे ही बेस करती है जो तुम्हारी पुरानी लैब थी। अब देखना लैब 13 में एग्ज़ाम में डालूंगा, इसलिए ये पूरी अब प्योर एक लैब हो गई। ये तुम्हारी लैब 12 तो एक बेसिक सी थी, 13 में सब कुछ है। इसमें हम मैट्रिक्स को, मॉडल को क्या कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं। दूसरा क्या है, मॉडल को हम उसको टेस्ट भी कर रहे हैं। फिर उसका क्या है, हम उसको टेस्टिंग इन द फॉर्म सेंस द फ्रॉम द डेटा सेट डिवाइड करके, उसके बाद फिर हम उसकी एक्यूरेसी मालूम कर रहे हैं, फिर उसको हम सेव कर रहे हैं मॉडल को, ताकि हम बार बार ट्रेन ना कराएं। तो आज की लैब बिल्कुल वही है, म्यूजिक डॉट सी एस वी की फाइल है। हमने पिछली दफ़ा पूरा ट्रेन दिया था, ट्रेनिंग सेट। इस दफ़ा हम पूरा नहीं देंगे, हम इस दफ़ा डिवाइड कर देंगे इसी में ही। सिर्फ तुम लोगों को क्या इसमें चेंजेस करनी होंगी, पूरा मैंने तो कोड तुम लोगों को तकरीबन समझा ही दिया है बनाकर। सिर्फ तुम लोगों को बहुत ही कम चीज़ें चेंज करनी होंगी, वो तुम लोगों को पता है यहाँ क्या चेंज करना होगा, इधर ही कुछ चेंजेस आएंगी थोड़ी बहुत। बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना होगा तुम लोगों को, पूरा यही सारे कमांड यूज़ होंगी, सब कुछ यही यूज़ होगा। इसमें तो हमने इसको चेंज कराया था ना, UK USA, उसमें तो है ही नहीं, उसमें तो डायरेक्ट ही नंबर ही दिए हैं, दो ही तो फीचर थे हमारे, और दोनों वो न्यूमेरिक में ही है। तो इसमें तो प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, जैसे मैंने इसमें दिखाई थी अभी करके ही है ना। बस डायरेक्ट तुम्हें मॉडल को ट्रेन कराना होगा, और स्प्लिट कंडीशन देनी होगी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और उसका साइज़ डिफाइन करना होगा टेस्टिंग का बस। और फिर ये करके उसके ये मालूम करना होगा तुम लोगों को, और फिर सिंपल तुम्हें ये लोड कराना होगा, सेव कराकर फिर लोड कराना होगा, फिर प्रिडिक्शन एक दफ़ा फिर से चेक करनी होगी प्रिडिक्ट कर रहे हैं या नहीं। या तो इससे अपनी अपना डेटा सेट दे दो, वरना वही ट्रेन जो हमने यहाँ स्प्लिट करा था वो वाला डेटा सेट प्रोवाइड कर दो। इट्स अप टू यू। तो ये थी लैब हमारी। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लो, कोई कुछ समझ में नहीं आया अगर। हम्म। पूछो।
अभी जो मॉडल ट्रेन हुआ वो 100% दे रहा है, और ये किसके बिहाफ पे 100% बता रहा है हमें? जो हमने टेस्ट को डिवाइड करा हुआ है ना ट्रेनिंग से, ये उसके बिहाफ पे बता रहा है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये तो फीचर को हमने चेंज कर दिया ना, 0 1 2। इसलिए मशीन जो है न्यूमेरिक समझती है, नंबर समझती है, जो एल्गोरिथम है ना मशीन लर्निंग के फीचर्स। फीचर्स जब भी आप दोगे, आप उसको किस में चेंज करोगे? बेस्ट प्रैक्टिस होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, न्यूमेरिक में चेंज कर देना। यहाँ पे ये न्यूमेरिक नहीं था ना, कैटेगोरिकल था, और ये नॉमिनल था, इस वजह से इसमें हमने चेंज कर दिया इसको। सही है। बाकी जो वो म्यूज़िक डेटा सेट है उसमें तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, यही जो हमारा पूरा टेबल था ना, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो जब ये बता रहा है कि ये हमारा मॉडल 100% एक्यूरेट है, तो किसके बिहाफ पे बता रहा है? हमने उसको आंसर की प्रोवाइड करी। आंसर की किसकी? टेस्टिंग वाली। टेस्टिंग वाली का जो आउटपुट था ना, यस नो, वो प्रोवाइड करा। और हमने प्रिडिक्शन प्रोवाइड करी, जो इसने मॉडल ने प्रिडिक्ट करे थे, ये वाले यस नो। उसने इसको मैच करना शुरू करा, और मैच हुआ ही, देख लो सेम सेम दे रहा ही है। ये तुम्हारा आंसर की है, जो डेटा सेट के दिया हुआ था, डेटा सेट में जो दिया हुआ था ये। सही है। नो, यस नो। और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट करा है वो ये है, तो वो इसको चेक कर रहा है। इसमें से कोई एक भी गलत हो जाएगा तो फिर वो उसको यहाँ पर शो करने लगेगा, यहाँ पर, यहाँ पर। ये टू क्या है? टू मतलब नो बता रहा है, और वन मतलब यस बता रहा है। तो ये डायगोनल में अगर बता रहा है तो इसका मतलब हन- ये गुड क्लासिफिकेशन है या करेक्ट क्लासिफिकेशन है। या डायगोनल के अगेंस्ट बता रहा है, जैसे इधर या इधर, तो ये मिस्ड क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर इसको एरर क्रिएट हो। जैसे पहले मैंने बताया था ना, 0.6 मॉडल ट्रेन हुआ हुआ था, 0.66 उसकी एक्यूरेसी आई थी। उसमें उसने क्या करे थे? एरर दे रहा था। तो जब भी तुम बार बार मॉडल को ट्रेन कराओगे तो एक्यूरेसी चेंज होती रहती है, फ्लैक्चुएट। लेकिन जब एक दफ़ा अच्छी एक्यूरेसी पे तुम्हारा मॉडल ट्रेन हो गया, उसी को तुम क्या करो? सेव करा लो, और उसको हमेशा पर फ्यूचर के लिए यूज़ करो। ये यूज़ होता है। सही है। कोई क्वेश्चन? और कुछ और पूछना है? सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि लैब 12 को हटाकर लैब 13 डाल देता हूँ, इसलिए वो पूरा कम्बिनेशन वही उसी का ही है। सही है, मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ। इसलिए अब जाहिर सी बात है, तुम्हें लैब 13 पता चल गई तो लैब 12 हटा दूंगा। इसलिए वो उसी का ही एडवांस फॉर्म है लैब 13। जिसने 13 सीख ली उसके लिए लैब 12 तो आसानी है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब लास्ट लैब बचेगी, वो मैं करा दूंगा ओपन सीवी पे एक ज़रा सा टच। और बस फिर तुम लोगों की 14 लैब्स कंप्लीट। फिर तुम लोगों को क्या करना होगा, ये फॉरेन जो है ना, तो मैंने कहा था ना 8 को तो लैब एंड हो रही है, तो इसका तुम्हें मुझे प्रिंट आउट देना होगा, लैब मैनुअल का और लैब टास्क का जमा कराना होगा। और ये तुम कराओगे 11 को, फ्राइडे है ना 11। उसमें तुम्हें मुझे लैब टास्क और लैब फाइल चाहिए। और तुम लोगों का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? नेक्स्ट वीक तुम लोगों को सबमिट कराना है, जिस दिन मेरी लैब होगी ना, उस दिन पहले मुझे शो कराना, चलाकर ऑनलाइन, और उसकी कोडिंग दिखाना। फिर उसके बाद फिर मुझे वो एज सबमिट कर देना, जब मैं ओके कर दूँ उसको। कितना बन गया प्रोजेक्ट?
नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को चलाकर दिखाना होगा लैब प्रोजेक्ट अपना। नेक्स्ट लैब जो लैब 14 होगी ना, सही है, उसमें आपको चलाकर दिखाना होगा। और लैब एग्ज़ाम जो है लैब में से ही आएगा कि मैं कुछ कुछ हो सकता है एमसीक्यूज हो, कुछ थोड़ी सी कोडिंग लिखनी हो, ये होगा। और मैंने तुम्हें ऑनलाइन क्या कह रहे हो? हाँ हो रही थी, उठ गए सोकर। हाँ। अच्छा। नाले वो, नहीं मैं तो नहीं कर रहा ऐसे, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा। यार तुम मुझे सिखाओगे क्या अब ये बताओ? एक तो तुम तो लैब में तो आते ही नहीं हो। हाँ, नहीं तो तुम अपनी मर्जी चलाओगे, अब ये बोल दो। तुम लोगों के फायदे के लिए ही कर रहा हूँ कि कुछ पढ़ लो तो कुछ कोडिंग आ जाएगी तुम लोगों को पाइथन की, ताकि तुम कोड तो लिखो पाइथन का। नहीं देखो, वाइवा मेरा होगा तो वो उसका होगा प्रोजेक्ट का। मैंने बताया भी था दूसरी क्लासों में भी, लैब में भी बताया हुआ है। और लैब एग्जाम जो आएगा वो लैब्स में से ही आएगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कोड लिखना होगा। जाहिर सी बात है जो जिसने टास्क परफॉर्म करेंगे कर लेगा आराम से। और हो सकता है कुछ साथ में कुछ थोड़ा बहुत एमसीक्यूज भी दे दूं कि ये कमांड किस लिए यूज होती है और इसलिए, और साथ में ही थोड़ा कोडिंग दे दूं छोटा मोटा, ऐसी चीजें होंगी। मैंने तुम इन लोगों को लैब्स की बताई हुई है कि किस में से प्रिपरेशन करनी है। तुम लोगों को, तुम्हें कोड तुम्हारे पास होना चाहिए, तुमने उनकी लैब बनी हुई होनी चाहिए। और याद, लैब जो है 8 दिसंबर को लैब 14 इंशाल्लाह लास्ट होगी, उसी में तुम लोगों को अपना प्रोजेक्ट दिखाना होगा। और फ्राइडे को दिसंबर दिसंबर 11 को डेडलाइन है तुम लोगों की सारे 1 से लेकर 15 तक लैब जमा कराने की। वरना फिर अगर लेट सबमिशन कराओगे तो मैं मार्क्स डिडक्ट कर लूँगा तुम्हारे उसमें लैब टास्क फाइल के। मैंने बहुत पहले से बोला हुआ था यार, ये अभी का है ही नहीं, 1 डेढ़ महीने पहले से बोला हुआ है। वो तो तुम लोगों को अभी याद आ रहा है ना। अब वो तो हो, तो भाई मैंने आपको 1 डेढ़ महीने पहले से ही बोला हुआ है। बस एक हफ्ता दिया हुआ तो है, 11 को लेफ्ट 14 ना एंड है बस, उसके बाद थोड़ी है कुछ भी। मैंने 1 महीना पहले से बोला, किसी ने नहीं बोला। बस क्या कहते हैं, बस तैयारी रखना। इसलिए 15 को जो है तुम लोगों का वो होगा लैब एग्ज़ाम। 8 को तुम्हें जो है लैब प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा।
सही है। तुम्हें 1 2 3 4 4 दिन और बढ़ा दिए। जिस दिन 15 को लैब एग्ज़ाम होगा उसी दिन तुम लोग क्या करो कि अपने लैब मैनुअल तो एक ही प्रिंट कराना बस, लेकिन लैब टास्क फाइल जो है एक कलर की चूज़ कर लेना और उसमें अपने टास्क फाइल लगाकर सबमिट कर देना। जैसे डेटाबेस की कराई थी ना वैसे मैं इसका इंडेक्स पेज अपलोड कर दूंगा। उसमें सारी लैब टास्क के मेंशन होंगे कि लैब 1 से 14 तक कौन कौन सी क्या थी। बस और तैयारी करना शुरू कर दो। शायद 20 से तुम लोगों के पेपर शुरू हो जाएंगे, 20 या 16 से, जनवरी के बाद, या थर्ड वीक से शुरू हो जाएंगे तुम लोगों के। हम्म। चलो जनवरी में भी हो, लेकिन जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में हो जाएंगे अगर हुआ तो। लेकिन डीन साहब कौन है? अच्छा। यार वैसे जो टाइम डेट लिखी हुई है सेमेस्टर की एंड डेट वो 23 दिसंबर है शायद, या 31 दिसंबर है सेमेस्टर डेट। हम्म। हाँ तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मिड के बाद से ही होगा, एंड होने वाला। खैर क्या कहते हैं,